हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से वेलकम। इस क्लास में हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। और इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ चुका। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, कर्व मिरर, रिफ्रैक्शन पढ़ा है, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। और आज रिफ्रैक्शन वाले पार्ट का एक लास्ट टॉपिक जो बच गया था वो है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक भी है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब हमको प्रिज्म के थ्रू कैसा रिफ्रैक्शन होता है इस लेक्चर में हम वो पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने भी वाला है। बस इसके बाद जो एक लास्ट पार्ट जो बच जाएगा, जैसे दैट इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट, वो हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो मतलब आप समझ लिए 80% और मोर देन 80% जो आपका सिलेबस है इस लेक्चर के बाद हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो सबसे पहले समझें कि प्रिज्म जो है ये होता क्या है। तो प्रिज्म इस तरह से होता है, देखिए ये एक ट्रायंगुलर फेस है और इसको हम पीछे एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ पे एक और ट्रायंगल बना देंगे इस तरह से। देखिए ऐसा, ये ऐसा, ये और ये, ठीक है। तो देखिए ये है, ये एक नॉर्मल जो प्रिज्म है, आप अपने स्कूल में भी हो सकता है आपने देखा होगा। इसके ऊपर आप प्रैक्टिकल भी करेंगे और प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर देखा है तो चलिए 10th में भी आपने शायद 10th क्लास में देखा होगा, ये प्रिज्म के ऊपर प्रैक्टिकल किया है। तो इस तरीके से होता है। देखिए एक ट्रायंगुलर फेस है, इसके पीछे एक और ट्रायंगुलर फेस है, फिर ये एक रेक्टेंगुलर फेस इस तरफ है, इसके पीछे राइट साइड में एक रेक्टेंगुलर फेस है, लेफ्ट साइड में एक रेक्टेंगुलर फेस है और इसके बॉटम में भी एक रेक्टेंगुलर फेस है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर को हम प्रिज्म कहते हैं, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास के मटेरियल का बना होता है। इसमें जो है रिफ्रैक्शन होता है, लाइट पास थ्रू इट एंड बेंड्स फ्रॉम डिफरेंट फेसेस। तो ये जो है ये एक्चुअल प्रिज्म होता है। लेकिन जब हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं तो इसका हम फ्रंट व्यू लेते हैं। फ्रंट व्यू मतलब अगर हम सामने से इस प्रिज्म को देखें तो कैसा दिखेगा, ये ट्रायंगल शेप का दिखेगा, मतलब आपको ऐसा दिखेगा प्रिज्म, ठीक है। तो हम ये लेते हैं प्रिज्म, इस तरह से लेते हैं और ये जो एंगल है इसको हम प्रिज्म एंगल बोलते हैं। और ये जो है, ये वाला जो है इसको बेस बोलते हैं, ये इसका रिफ्रैक्टिंग वाला साइड होता है। तो अब इसमें रिफ्रैक्शन कैसा होता है तो उसको एक रे डायग्राम से हम पहले समझते हैं। तो देखिए ये जो है, ये ट्रायंगुलर हमने फेस लिया है प्रिज्म का, ये पूरा ही प्रिज्म है। लेकिन हम स्टडी के लिए इस तरीके से बनाते हैं, इसको एनालाइज करने के लिए। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं इस ट्रायंगुलर फेस का A, B, C। 3 इसके पॉइंट है A, B, C। अब कोई भी इंसिडेंट रे अगर फेस AB पे आएगी, ठीक है, फेस AB कैसा है, ये रेक्टेंगुलर फेस शेप है। यदि इस पे आ रही है कोई रे, मान लीजिए इधर से ऐसे आ रही है, तो मान लेते हैं कोई इंसिडेंट रे इधर इस डायरेक्शन में आ रही है और यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन होगा, ये ग्लास के अंदर एंटर करेगी ये रे। तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, नॉर्मल टू द सरफेस AB, ठीक है। तो यहाँ हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, नॉर्मल टू द सरफेस AB। अब देखो क्या हो रहा है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे ऐसे सीधे निकल जाती। ये अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे इस तरह से ऐसे आगे निकल जाती। लेकिन अब क्योंकि ये रुको थोड़ा सीधा करते हैं इसको, ऐसे जा रही है रे। तो देखिए इंसिडेंट रे है, ये सीधे जा रही है, अगर प्रिज्म नहीं होता तो सीधे निकल जाती है। लेकिन प्रिज्म है, अब ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल और इस तरह से इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, इस तरह से बेंड हो जाएगी ये रे। अब ये जो है एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस I कहेंगे, और ये वाला एंगल है इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे हम एक और नॉर्मल बनाते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस AC। अब यहाँ पे एक और नॉर्मल बना रहे हैं, तो ये वाला जो नॉर्मल है ये प्रीवियस वाले नॉर्मल से यहाँ आके मिलेगा, ठीक है। एक पॉइंट पे दोनों आके इंटरसेक्ट करेंगे, तो उस पॉइंट का मैं नाम दे रहा हूँ, लेट से इट इज एन मतलब नॉर्मल। अब देखिए ये जो है नॉर्मल और ये जो है इंसिडेंट रे इस फेस के लिए AC के लिए इंसिडेंट रे है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे R' से, ठीक है। ये R' बोल रहे हैं लेकिन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस फेस AC के लिए। अब देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, अब देखिए यहाँ रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ कैसा रिफ्रैक्शन होगा, लाइट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये इसका रे का डायरेक्शन है,
तो अगर ये नॉर्मल से अवे मूव करेगी तो इस डायरेक्शन में ये रे आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, इस रे को हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। ठीक है, ये रे है इमर्जेंट रे। ठीक है, और यहां पे ये जो एंगल बन रहा है ये नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का, इस एंगल को कहेंगे ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इसके अलावा ये इमर्जेंट रे को आप पीछे अगर एक्सटेंड कर दें तो देखिए, अगर ये पीछे एक्सटेंड कर देंगे इस रे को, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल बनेगा ये एंगल कहलाएगा डेल्टा, एंड दिस डेल्टा इज मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, तो ये जो है डेल्टा है, ये डेल्टा का साइन है, और ये मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन है। तो इस तरह से ये पाथ फॉलो करेगा जब रिफ्रैक्शन होगा प्रिज्म के थ्रू। अब देखिए हम इसमें क्या रिलेशन हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है एक, आप ये क्वाड्रिलेटरल देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल ए, अच्छा मैं नाम दे देता हूँ इसको नाम देते हैं पी, ये पॉइंट है क्यू, और ये जहाँ पे डिविएशन एंगल बन रहा है ये है आर। ठीक है, तो आप देखिए क्वाड्रिलेटरल देखिए, ए पी एन आर, ए पी एन आर, ए पी एन आर। इसमें देखिए ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल की वजह से ये एंगल P हो गया 90 डिग्री, और एंगल Q भी हो जाएगा ये 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल है, सरफेस के नॉर्मल है। तो हम इसमें अगर लिखें इक्वेशन, तो एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल N प्लस एंगल Q विल बी इक्वल टू 360, जिसमें से एंगल P और Q ये और ये तो हो गया 90 प्लस 90 हो गया 180, और 180 को यहाँ 360 से माइनस करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल N ये हो गया 180। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब इधर आइए, ये समझ में आया। अब देखिए ये वाला ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल PNR, इन ट्राइंगल PNR, इसमें सभी एंगल का जो सम है 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल N है और ये R प्लस R डैश, ये कितना होगा 180 हुआ। तो हम एंगल N को क्या लिख सकते हैं, एंगल N हो गया 180, R प्लस R डैश को आप राइट हैंड में ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस में R प्लस R डैश। ठीक है, इक्वेशन 2 लिखिए। अब ये N की वैल्यू यहाँ रखेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 से, तो क्या हो जाएगा, नाउ एंगल A प्लस N की जगह ये वैल्यू रखिए 180 माइनस R प्लस R डैश विल बी इक्वल टू यहाँ 180 से 180 कट जाएगा, ये R प्लस R डैश RHS में आ जाएगा, तो एंगल A विल बी इक्वल टू R प्लस R डैश। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आई बात समझ में, कितना समझ में आया? ठीक है, अब ये इक्वेशन को हम यहाँ तक छोड़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ये वाला ट्राइंगल RPE समझ में आ रहा है? तो हम देख रहे हैं इन ट्राइंगल RPE, सॉरी RPQ है, ई नहीं है, ई तो इमर्जेंट एंगल, RPQ। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो है एंगल ऑफ डिविएशन, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, एंड दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज अपोजिट एंगल। इस एंगल के सम के बराबर ये होगा डेल्टा। अब ये एंगल होंगे कितने, तो ये देखिए ये एंगल I है, और इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये पूरा एंगल होगा I, लेकिन इसमें से ये तो हो गया R, तो ये हो गया I माइनस R, क्योंकि ये I है तो ये पूरा I होगा, तो ये R है तो ये I माइनस R। सिमिलरली यहाँ देखिए ये E है इमर्जेंट एंगल, इसके वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल है, ये पूरा, और इसमें से ये R डैश है, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, E माइनस R डैश। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो E ही निकलेगा, वैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो I बनेगा, क्योंकि ये और ये वर्टिकली अपोजिट है और ये वर्टिकली अपोजिट है। तो अब इस एक्सटीरियर एंगल के लिए लिखेंगे दिस डेल्टा विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R प्लस E माइनस R डैश, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I प्लस E माइनस R प्लस R डैश। ठीक है,
तो ये हुआ। अब r प्लस आर डैश क्या, ये एंगल a है, तो डेल्टा को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, i प्लस ई माइनस एंगल a। तो ये रिलेशन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमने यहाँ अभी इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, तो ये एंगल ए आर के टर्म्स में है, ये एंगल ऑफ डिविएशन जनरल इसका रिलेशन है। अब हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे और इसका एनालिसिस करेंगे। यदि हम इंसिडेंट एंगल चेंज करते हैं तो एंगल ऑफ डिविएशन कितना चेंज होता है। तो इसका एक प्रैक्टिकल भी है, आप स्कूल में आप प्रैक्टिकल भी करेंगे फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बनाएंगे, उसको पिन लगा के आप जब देखेंगे प्रिज्म से अलग अलग एंगल में अलग अलग एंगल ऑफ डिविएशन मिलेगा और उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ इसका ग्राफ, ये देखिए, ये y एक्सिस है डेल्टा एंगल ऑफ डिविएशन और ये x एक्सिस है i एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यदि इसका ग्राफ जब बनता है फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये इस तरह का एक यू शेप बनता है। ठीक है, इस तरह का यू शेप बनता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डिविएशन घटता है और वो घटते घटते एक पॉइंट पे आता है, एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है, इससे ज़्यादा वो डिक्रीज नहीं हो सकता। अगर इस पॉइंट के बाद फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो डिविएशन फिर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे मिनिमम मिल रहा है डेल्टा की वैल्यू, इसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो है ये कहलाता है मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं मिनिमम। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन कहलाता है। और ये किस केस में मिलेगा आपको, जब मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन, जब डेल्टा की वैल्यू सबसे कम होगी तो उस केस में I विल बी इक्वल टू E। ठीक है, उस केस में I जो है E के बराबर होगा, एंड अगर I E के बराबर होगा तो उस केस में R एंड R डैश विल ऑल्सो बी इक्वल। तो उस केस में I तो E के बराबर होगा ही होगा, साथ ही साथ R विल बी इक्वल टू R डैश, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, तो उसी केस में आपको मिनिमम डिविएशन मिलेगा। तो ये आपको मिली मिनिमम डिविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन की जो है ग्राफ से हम पता करते हैं। बट अगर आप इस इक्वेशन में निकालना चाहें इस रिलेशन से, तो ये मिनिमम, ये एंगल ऑफ डिविएशन का एक जनरल इक्वेशन है, लेकिन इसी को अगर हम मिनिमम कंडीशन में निकालें तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा देखिए। तो इसको लिखने के लिए मैं यहीं लिखता हूँ, पूरा देखने आता है कि नहीं, चलो यहाँ इसको लिखते हैं। देखिए फॉर मिनिमम डिविएशन, जब मिनिमम डिविएशन की कंडीशन है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा को हम डेल्टा एम लिखेंगे, आई को, आई तो आई ही है, एंड आई और ई एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल है, तो आई इक्वल टू ई है, तो इसको भी आप आई लिखेंगे, माइनस एंगल ए। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं 2i माइनस एंगल ए। अब एंगल ए को आप लेफ्ट में ले जाइए तो 2i विल बी इक्वल टू डेल्टा एम प्लस एंगल ए, और एंगल आई विल बी इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए मिनिमम डिविएशन की कंडीशन में हम ये रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ डिविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक रिलेशन हुआ। साथ ही साथ हम एक और रिलेशन भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो हमने रिलेशन लिखा था ये वाला इक्वेशन 3 देखिए, a इक्वल टू आर प्लस आर। अब मिनिमम कंडीशन में r एंड r डैश विल बी इक्वल, तो a विल बी इक्वल टू r प्लस आर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और इट इज इक्वल टू 2r। तो हम r को क्या लिख सकते हैं, r विल बी इक्वल टू एंगल a बाय 2। ठीक है, देखो i को हमने इस टर्म्स में लिखा, r को हमने इस टर्म्स में लिखा। अब क्यों लिखा, यहाँ हम मिनिमम कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसका रिलेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये देखिए स्नेल्स लॉ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई में आई की जगह हम ये वैल्यू ले सकते हैं और आर की जगह ये वैल्यू ले सकते हैं। अगर इस इक्वेशन में आई और आर की वैल्यू हम रखें तो देखिए क्या बन जाएगा, यहां मैं मिटा के लिख रहा हूं। सो म्यू विल बी इक्वल टू साइन ये डेल्टा एम प्लस ए बाय 2 होल डिवाइडेड बाय, इसको यहां लिखते हैं, आर साइन आर है a बाई 2
तो साइन ए बाय 2। ठीक है, तो ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 2-3 रिलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो इससे पहले हम न्यूमेरिकल में आगे बढ़े तो एक स्पेशल कंडीशन और आप नोट कर लीजिए, डेविएशन बाय प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। ठीक है, तो ये वाला एक केस और है, यदि स्मॉल एंगल का मतलब क्या, यानी प्रिज्म का एंगल अगर स्मॉल होगा तो उस केस में इंसिडेंट एंगल भी स्मॉल होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी स्मॉल होगा। तो स्मॉल एंगल के केस में हम क्या कर सकते हैं, देखिए व्हेन दी प्रिज्म एंगल इज स्मॉल, तो अगर इस फेस के लिए फॉर फेस AC, ठीक है, यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, AC में भी हो रहा है, फॉर AB और AC दोनों में हो रहा है, फॉर फेस AB। यहां से जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम स्नेल्स लॉ कैसे लिखेंगे, म्यू, यहाँ पे म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, तो म्यू इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R, ऐसे लिख सकते हैं। और फॉर स्मॉल एंगल साइन I को हम लिख सकते हैं I और साइन R को हम R लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स की इसकी प्रॉपर्टी है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू म्यू R। ठीक है, ये एक इक्वेशन लिख सकते हैं। अब यही चीज हम अगर AC फेस के लिए करें, फॉर फेस AC, अब AC में क्या है, रिफ्रैक्शन हो रहा है ग्लास से एयर में, तो यहाँ पे जब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास को लिखना है, तो ये 1 बाय म्यू हो जाएगा। और साइन I इस फेस के लिए देखिए इंसिडेंट एंगल क्या है, R डैश, तो I की जगह आपको लिखना है R डैश। ठीक है, तो साइन I की जगह साइन R डैश, ये इंसिडेंट एंगल है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है E, यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो इसको लिख सकते हैं E। अब देखिए ये स्मॉल एंगल होगा अगर ये भी, तो इसको R डैश अपॉन E लिख सकते हैं। अब इससे हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो E विल बी इक्वल टू म्यू R डैश, ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन हम लिख सकते हैं 2 अलग अलग फेस के लिए स्नेल्स लॉ लगा के। अब देखिए हमने एक रिलेशन डिराइव किया था, I इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस एंगल A, ये हमने रिलेशन डिराइव किया था इस प्रिज्म से, और ये इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। बट कंडीशन यहाँ क्या हो जाएगी, अब I की जगह अब अगर हम ये वैल्यू रखें, ठीक है, I की जगह अगर ये वैल्यू रखें तो ये क्या हो गया, म्यू R, E की जगह हम यहाँ से लिखें तो ये हो गया म्यू R डैश और माइनस एंगल है। अब यहाँ पे आप म्यू कॉमन निकाल सकते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, R प्लस R डैश, और R प्लस R डैश क्या है, ये देखिए हमने पिछले केस में किया था, R प्लस R डैश होता है एंगल A। ठीक है, तो पिछले केस में हमने किया था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज एंगल A माइनस एंगल A। तो A को अगर कॉमन निकाल लें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A म्यू माइनस 1। ठीक है, तो फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन को हम इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं उसके क्वेश्चंस। आई बात समझ में? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो देखिए एक सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन ऐसा है कि एक ये प्रिज्म है और इसका जो ट्रायंगुलर फेस जो है, ये ट्रायंगल जो बन रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। एक प्रिज्म का जो ट्रायंगुलर फेस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या है, सारे जो एंगल हैं वो 60 डिग्री हैं, 60 डिग्री हैं, 60 डिग्री हैं। अब इसमें इंसिडेंट रे आएगी, रिफ्रैक्ट होगी, ऐसे चले जाएगी, और इधर ये जो है ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा। इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये ऐसा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, ये जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म भी 60 डिग्री है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन भी 60 डिग्री है। तो ये जो मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ये हमको निकालना है। आया बस समझ में? तब देखिए हम ऐसे क्वेश्चन में हम इसी प्रिज्म के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमने जो एक रिलेशन जो डिराइव किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, ये क्या रिलेशन था, साइन तो देखिए हमने ये डिराइव किया था अभी, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट किया था मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंड ए एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो है ना मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, सॉरी यहाँ लिखा नहीं मैंने, ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है 60 डिग्री फॉर दिस प्रिज्म। तो अगर हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो इसमें वैल्यू रखिए। तो वैल्यू क्या क्या है देखिए, ये हो गया डेल्टा एम है 60,
ए भी है 60, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2, फिर साइन 60/2। तो देखिए ये हो गया साइन 60 और ये हो गया साइन 30। अब साइन 60 की जो वैल्यू है वो होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 कैंसिल हो गया और ये हो गया √3। तो मतलब ये जो मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है 3, √3। तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला यूज करके इसकी वैल्यू पुट करनी है इसमें और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन दिया है, अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। एक इक्विलेटरल ग्लास का प्रिज्म है, उससे रे ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है। तो इक्विलेटरल का मतलब ये है कि जो तीनों एंगल हैं इस प्रिज्म के, ये कितने होंगे, ये होंगे 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में अगर दिया है इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है तो तीनों एंगल इक्वल है, 60 डिग्री है, मतलब एंगल ए यानी प्रिज्म का एंगल है ये है 60 डिग्री। आई बात समझ में। अब देखिए क्या दिया आगे, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। एक रे रिफ्रैक्शन हो रहा है प्रिज्म से, इस तरीके से हो रहा है कि आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इसका ये मतलब है ये जो कंडीशन है मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। अब इसमें आगे क्या बोला है, इफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 3 टाइम्स द एंगल, 3-4 टाइम्स द एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे क्या दिया है, जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है, E, दिस इज 3/4 टाइम्स एंगल ऑफ प्रिज्म। अब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, ये है 60 डिग्री। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो रहा 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस है 45 डिग्री। अब ये देखिए अगर एंगल ऑफ इमर्जेंस 45 डिग्री है और ये कंडीशन कौन सी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये दिया हुआ है, तो I विल बी इक्वल टू E एंड इट इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है, ठीक है। तो I भी 45 है, E भी 45 है। आपको निकालना क्या है, डेल्टा M और म्यू। डेल्टा M मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन और म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम डेल्टा M निकालें। तो डेल्टा M का जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था वो क्या किया था, डेल्टा M इज इक्वल टू I प्लस E माइनस है। ये जो है इसका बेसिक जो इक्वेशन है, ठीक है। डेल्टा M क्या है, ये M डेल्टा के लिए भी एप्लीकेबल है और डेल्टा M के लिए भी एप्लीकेबल होगा। डेल्टा M में बस फर्क ये है कि I और E बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि I और E बराबर है इसलिए मैं डेल्टा की जगह इसको डेल्टा M लिख दे रहा हूँ। तो देखिए I की वैल्यू 45, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमरजेंस भी 45 और एंगल ऑफ प्रिज्म है ये 60। तो डेल्टा M आ गया ना, कितना आ गया, 90 - 60 यानी 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है वो आ रहा है 30 डिग्री। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला ये है, साइन डेल्टा M प्लस A डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन A/2, सिंपली। अब देखिए डेल्टा M आप निकाल चुके हैं, ये 30 है, तो साइन 30, A कितना है, ये 60 है, होल डिवाइडेड बाय 2 और ये डिवाइडेड बाय साइन A/2, A मतलब 60/2। बस बड़ी आसानी से अब इसको कर लेंगे सॉल्व। 90, 30 + 60 90 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 45, तो साइन 45, साइन 60/2 साइन 30, ठीक है। तो कितनी इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ करते हैं, साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2 यानी 1/2, ऐसा हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, एक रूट इसमें बचेगा, तो √2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी √2 और डेल्टा M आ रहा है 30 डिग्री। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, एक प्रिज्म है इस तरह से जिसका ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये जो है ये 30 डिग्री है, तो यही है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसमें क्या दिया है, इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे इज मेकिंग 60 डिग्री विद द नॉर्मल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो I जो है यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है और साथ में दिया है कि मान लीजिए ये तो निकल जाएगा ऐसे, फिर रिफ्रैक्शन हुआ और ये, तो ये जो इमर्जेंट रे है, ये इमर्जेंट रे इसके साथ इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बना रही है
ये है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल है, ये है डेल्टा। अब ये डेल्टा यानी एंगल ऑफ डिविएशन है। अब ये क्या मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन है, तो ये हम कह नहीं सकते। अगर इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ इमर्जेंस अगर इक्वल होगा तभी हम इसको कहेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस तो दिया ही नहीं, कितना है ई कैसे बनेगा, यहाँ पे एक नॉर्मल डालेंगे तो यहाँ पे ई बनेगा, तो ई तो दिया ही नहीं है। तो क्वेश्चन यही है, यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, एक तो ई फाइंड करना है एंगल ऑफ इमर्जेंस, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंगल ऑफ इमर्जेंस फाइंड करना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब इसमें गिवन क्या है इन्फॉर्मेशन, तो देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म में दिया है ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, इंसिडेंट एंगल दिया है, ये दिया है 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिविएशन दिया है, ये दिया है 30 डिग्री। आपको इतनी इंफॉर्मेशन दी है, तो इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस का रिलेशन। आपको पता है डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ये रिलेशन है। यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू दी है 30, आई की वैल्यू दी है 60, ई निकालना है, और ए एंगल ऑफ प्रिज्म है ये 30। ठीक है, ये माइनस में, सॉरी ये है माइनस में, ये है 30। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 30 उधर जाएगा, तो 60 प्लस ई इज इक्वल टू 60, तो ई क्या हो गया 60 माइनस 60 0, तो ई क्या हो गया, ई तो 0 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो एंगल है इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है 0 डिग्री है। तो ये किस कंडीशन में 0 डिग्री होगा, जब जो इमर्जेंट रे है वो नॉर्मल के ही डायरेक्शन में होगा। समझ में आया, जो इमर्जेंट रे है वो नॉर्मल के ही डायरेक्शन में होगा, तब वो 0 डिग्री होगा। तो ये जो रे ऐसी नहीं आ रही है, यहाँ से नॉर्मल के ही डायरेक्शन में ये जा रही है, तो ये जो रे है ऐसे बनेगी। देखिए अगर इसको मिटा के हम बनाते हैं तो ये देखिए इस तरह से, तो देखिए ये इस तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये जो प्रिज्म है, ये एंगल इसका 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्रैक्टेड रे। तो देखिए रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, सीधे नॉर्मल के डायरेक्शन में ही ये निकल गई है। जो रिफ्रैक्टेड रे है यही इमर्जेंट रे है। तो इसका मतलब है जो ई है एंगल ऑफ इमर्जेंस ये 0 है, और एंगल ऑफ इमर्जेंस अगर 0 होगा तो यहाँ पे जो आर डैश है वो भी 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे ई और आर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे 0 है, क्योंकि नॉर्मल के डायरेक्शन में रे निकल गई। लेकिन ये वाला देखिए, ये वाला एंगल ये 0 नहीं है, ये जो है ये एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये इसकी कुछ वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब आपको फॉर्मूला पता है ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, ये हमने डिराइव किया था। ए यहाँ पे दिया हुआ 30 और आर निकालना है, और आर डैश 0 है, तो मतलब आर भी हुआ 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए एंगल ऑफ इमर्जेंस आ रहा है 0, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले सरफेस से होगा 30, लेकिन सेकंड सरफेस से होगा 0, और इमर्जेंस एंगल भी 0। ठीक है, तो ये आ गया। तो ई की वैल्यू जो आ रही है हमारी, ये आ गई कितनी 0 डिग्री। अब आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला आपको पता है। देखिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ डेल्टा एम के टर्म्स में हमको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्शन केवल एक ही फेस पे हो रहा है ना, इस फेस पे। तो यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ये फॉर्मूला होगा साइन आई अपॉन साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो म्यू क्या हो गया, साइन आई है, आई की वैल्यू हमको पता है 30 है, तो साइन 30, आर की वैल्यू निकाली, ये सॉरी साइन 60 है आई, और साइन आर हो गया 30। तो इस तरह से आप लिखेंगे, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और 30 की वैल्यू 1/2, ये 2 कट गया, तो म्यू हो गया √3। तो देखिए इस तरह ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है इस प्रिज्म का √3। अब देखिए इसका हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर ये टॉपिक को हम कवर करेंगे, वाइंड अप करेंगे। तो देखिए एक प्रिज्म दिया है, और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है 30 डिग्री, और इसके एक साइड को इस बार हमने मिरर किया है। ठीक है, तो ये वाला साइड है, राइट साइड जो है मिरर है, आया समझ में, तो ये वाला साइड मिरर है। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हम एक इंसिडेंट रे इसमें डालते हैं, तो वो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्या हो, ताकि जो ये मिरर पे ये इस सरफेस पे जाएगी, और इस सरफेस से फिर वापस रिफ्रैक्ट होकर इसी डायरेक्शन में ये वापस आ जाएगी। ठीक है,
तो ये मिरर में इस यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे मिरर पे टकराएगी ये लाइट, फिर रिफ्लेक्शन होके वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ जाएगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, उसमें गिवन क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है, साथ में इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √2। तो आपको ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। तो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जो रे नॉर्मली निकल गई थी, तो यहाँ भी वही केस होगा। ये जो इंसिडेंट रे आ रही है और जो रिफ्रैक्टेड रे जाके वापस किस कंडीशन में आएगी, जब ये नॉर्मली इंसिडेंट होगा इस प्रिज्म के इस पार्ट में, क्योंकि ये मिरर है, इसमें जो भी लाइट नॉर्मली आएगी वही वापस उसी डायरेक्शन में नॉर्मली रिटर्न हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये जो है, ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। तो ये 90 डिग्री बनेगा, यानी ये कौन सा रे है, ये नॉर्मल का डायरेक्शन है, सेकंड सरफेस का नॉर्मल का ये डायरेक्शन है। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के डायरेक्शन में ही आ रही है सेकंड सरफेस के लिए, यानी ये जो रिफ्रैक्टेड रे सेकंड सरफेस में जो आकर टकरा रही है वो नॉर्मल के डायरेक्शन में। और कोई रे अगर नॉर्मल के डायरेक्शन में हुई तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r' है वो 0 होगा, साथ में एंगल ऑफ इमर्जेंस भी 0 होगा। नॉर्मली अगर रे आएगी सेकंड फेस पे तो r' भी 0 होगा और ई जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो भी 0 होगा। बट आई तो 0 नहीं है, आई को आपको निकालना है। और ये देखिए, ये जो है फर्स्ट सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये होगा r, तो ये r जो है आपको पता नहीं, ये भी निकालना है। ठीक है, तो हमको आई निकालना है, तो आई निकालने के लिए आर भी निकालना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। अब देखिए, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए, रिफ्रैक्शन हो रहा है फर्स्ट सरफेस पे, तो फर्स्ट सरफेस पे अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे ये वाले सरफेस पे, तो ये हो जाएगा sin i अपॉन sin r। ये हम स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं। म्यू की वैल्यू दी हुई है √2, आई की वैल्यू नहीं दी है और आर की वैल्यू भी नहीं दी है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब आप प्रिज्म के इक्वेशन देखेंगे कौन कौन से हमने फाइनल इक्वेशन जो कंक्लूड किए थे। तो एक इक्वेशन देखिए, ये था a = r + r'। ठीक है, a दिया है 30, r नहीं मालूम है और r' देखिए 0 है क्योंकि ये नॉर्मल आ रही है इंसिडेंट रे। तो r की वैल्यू आपको पता चल गई 30, और ये वैल्यू अगर हम यहाँ रखें √2 = sin i / sin 30। अब जो sin 30 होता है वो होता है 1/2, और ये 2 ऊपर चले जाएगा, 2 sin i हो जाएगा। तो ये 2 को यहाँ डिवाइड कर देंगे, ये 2 इस √2 में डिवाइड हो जाएगा, √2/2 विल बी इक्वल टू sin i, और sin i = 1/√2। तो sin थीटा की वैल्यू कब होती है 1/√2, जब थीटा होता है 45 डिग्री। तो इसका मतलब है i होगा 45 डिग्री, तभी ये होगा 1/√2। तो इस केस में इंसिडेंट एंगल है 45 डिग्री, और जब ये 45 डिग्री होगा तभी ये रे जाके रिफ्लेक्ट होके वापस उसी पाथ पे आएगी। तो देखिए, प्रिज्म में इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे जहां पे आपको ये जो कुछ इक्वेशन है, जैसे ये है तो डेल्टा एम का इक्वेशन है, ठीक, डेल्टा एम ऑफ इंसिडेंट ले इमर्जेंट एंगल का जो रिलेशन है, आपको ये रिलेशन को यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो आई होप अब आपको प्रिज्म का जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसको और प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।